फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और वीडियो का टाइटल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टाइटल है हाउ पीएम मोदी सर्वाइव इनसेन असैसिनेशन अटैम्प्ट, इंडियन लीडर्स एंड देयर एग्जीक्यूशन प्लॉट्स। ये जेट सेट फ्लाई फैक्ट की वीडियो है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं इनकी वीडियो में फर्स्ट टाइम रिएक्ट करने जा रही हूँ। देखते हैं कैसे वीडियो, और ये चीज़ मैं भी जानने के लिए मतलब एक क्या कैसे हुआ था, आई एम सो क्यूरियस। तो चलो देखते हैं, साथ में वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद बात करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को भी लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। 27 अक्टूबर 2013 पीएम नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान के मंच पर अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि ठीक उसी मंच के नीचे एक बॉम्ब की टिक टिक चल रही है। पर इस बॉम्ब से वो बच नहीं। 21 मई 1991 राजीव गांधी रोज की तरह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं और तभी एक लड़की उन्हें मिलने के बहाने से उनके करीब आती और उनके पैर छूने के बहाने बॉम्ब का बटन दबा देती है। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी एक इंटरव्यू देने के लिए अपने घर से अपने ऑफिस की ओर बढ़ी, लेकिन वो ऑफिस पहुंचती उससे पहले ही उनके बॉडीगार्ड्स उन पर गोलियों की बौछार की। सो फ्रेंड्स, ये तीनों ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं थे जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और आज हम शुरू करेंगे असैसिनेशन अटेम्प्ट नंबर 1 मोदी जी के अटेम्प्ट से। तो कहानी शुरू होती है आज से 9 साल पहले 27 अक्टूबर 2013। मोदी जी पटना के गांधी मैदान में अपना स्पीच दे रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस मंच पर वो भाषण दे रहे हैं उसी मंच के ठीक नीचे एक बॉम्ब फिट किया। अब पुलिस को इस बात की खबर थी, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि आखिर वो बॉम्ब है कहाँ। स्टेज के सामने 3 लाख से ज्यादा लोग हैं और स्टेज पर बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी। अगर वो बॉम्ब फटता तो बहुत बड़ा हत्याकांड, पर लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वक्त रहते ही बॉम्ब स्क्वाड को बॉम्ब मिल जाता है और वो लोग उसे उसी वक्त डिफ्यूज कर देते हैं। Assassination failed. Well, इस failed assassination के पीछे हाथ था इंडियन मुजाहिदीन यानी IM एंड मोर स्पेसिफिकली 2 आतंकवादी इम्तियाज और तारिक का। उन्होंने रैली वाले दिन पूरे पटना में 8 बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए थे। और अगर हम उनके प्लान की बात करें तो प्लान काफी सिंपल था। रैली वाले दिन IM के आतंकवादी इंडिया के कोने कोने से 3 हिस्सों में बंटकर अपने अपने बॉम्ब से भरे बैग के साथ प्रियांशु ट्रैवल्स की बस पकड़कर सबसे पहले पटना पहुंचेंगे और फिर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इम्तियाज और तारिक पहला बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ताकि मोदी के रैली के लिए स्टेशन से आने वाले लोग वहीं पर खत्म हो जाए और दूसरे सब साथी मिलकर पटना के गांधी मैदान जहां पर मोदी स्पीच देने वाले थे उसके आसपास बॉम्ब लगाएंगे। और एक बॉम्ब लगाया जाएगा स्वयं मोदी जी के स्टेज के नीचे। अब अगर देखा जाए तो उनका प्लान ना फर्स्ट स्टेज पर ही बस्ट हो चुका है। पटना स्टेशन पर बॉम्ब लगाते वक्त तारिक से कुछ गलती हो जाती है और वो बॉम्ब वहीं पर फट जाता है, इससे तारिक की मौत हो जाती है। वो कहावत है ना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ठीक ऐसा ही हाल यहाँ पर भी हुआ। पर इसी के साथ ही तारिक का एम्प्लॉइज यानी कि इम्तियाज को पुलिस पकड़ लेती है। अब जाहिर सी बात है, इस प्लान को पूरा बनाने वाला इंसान अगर पुलिस की हथकड़ियों में आ जाए तो पुलिस उससे सब कुछ उगलती है। और बस जैसे उसके मुंह से सच उगलता गया वैसे ही एक एक करके सारे बॉम्ब्स डिफ्यूज होने शुरू हुए। 11:40 को उद्योग भवन, 12:05 PM को रीजेंट सिनेमा में मौजूद बॉम्ब्स को ढूंढ के डिफ्यूज कर दिया। पर जब तक वो Purple Makeup Hall sale. Get up to 50% off on 60,000 products from 8 to 15 June. गांधी मैदान जहां पर मोदी अपना भाषण देने वाले थे उसके नजदीक मौजूद महात्मा गांधी स्टैचू पर पहुंचते हैं। उसके पहले ही वो बॉम्ब वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और फिर उसके सिर्फ 5 मिनट में ही मैदान के बाजू में मौजूद ट्विन टावर्स में एक और एक धमाका होता है, जिससे मानो पूरा शहर और गांधी मैदान बस बॉम्ब के धमाकों से गूंज उठता है। बट स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी एक बॉम्ब ढूंढना बाकी था। और वो बॉम्ब तो मैदान के बाहर भी नहीं बल्कि मैदान के अंदर था, और अंदर भी ऐसे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस बॉम्ब को स्टेज के ही नीचे लगाए। अब वो तो अच्छा था कि वक्त रहते बॉम्ब मिला और उसे हमने सक्सेसफुली डिफ्यूज भी किया, वरना जो हत्याकांड बहुत बुरा हो जाता है। कल्पना में नहीं। और इन सब का श्रेय और किसी को नहीं बल्कि हमारे पुलिस फोर्स और बॉम्ब स्क्वाड को। सैल्यूट है उन लोगों को। उनकी कड़ी ट्रेनिंग, हाई फिजिकल एंड्योरेंस और डिसिप्लिन की बदौलत ये मुमकिन हुआ। और ये चीजें एक इंसान को कैसे बदल सकती है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल है डेविड गॉगिंस, जिन्हें आप सुपर ह्यूमन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया है कि इनकी बॉडी आखिरी सांस तक लड़ सकती है।
बट एज वी ऑल नो हमारे लिए ऐसा करना एकदम से पॉसिबल नहीं हो सकता और इसीलिए आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा जिसमें डेविड गॉगिन्स की इंस्पायरिंग कहानी आपको बहुत हेल्प करेगी। उन्होंने अपनी कहानी कैंट हर्ट मी इस किताब में लिखी है, जिसे आप सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप पर आपको ऑडियो फॉर्मेट में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, लीडरशिप, साइंस, करियर, बिजनेस जैसी डिफरेंट जॉनर्स की किताबें सुनने मिलेगी, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी में। इसी के साथ ही आपका कीमती समय बचाने के लिए आपको यहाँ पर बुक समरीज भी मिलेगी, जहाँ पर आपको 4000+ आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिलेगा और ये सब भी रीजनल लैंग्वेजेस में, यानी आप जब चाहो जहाँ चाहो अपनी फेवरेट किताबों को सुन सकते हो। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे और गेट सेट 50 कोड यूज करोगे तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जितने पैसों में तो एक टाइम का खाना भी नहीं आता। पर हाँ, जल्दी करना क्योंकि ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ नाउ। और अब लौट आते हैं हमारे वीडियो। अब जब इतने सारे बॉम्ब्स और उनकी प्लानिंग के पीछे की वजह के बारे में इम्तियाज से पूछा गया और तब उसने कहा हमारा मेन उद्देश्य था कि आतंक फैले, भागदौड़ फैले और उस भागदौड़ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं और बच्चों की जान गई। वेल, नसीब की उनकी प्लानिंग फेल हुई और जितने भी बॉम्ब्स फटे वो काफ़ी वीक थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, और इसीलिए जब वो फटे भी तो कुछ खास भगदौड़ नहीं मची। सो या इट वॉज अ प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट, बट अनकंट्रोला तो सब। Attack number 2, the Rajiv Gandhi assassination. 21 मई 1991, फॉर्मर प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में एक रैली के दौरान रोज की तरह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। मुलाकात के दौरान उनका ध्यान एक लड़की पर जाता है जो पुलिस से तू मैं कर रही थी, क्योंकि उसे मिस्टर गांधी से मिलना था, पर पुलिस उसे रोक रही थी और ये देखकर राजीव गांधी कहते हैं आने दो उसे, सबको मिलने का मौका मिलना चाहिए। और बस फिर क्या होना था, उन्होंने ही खुद अपने मौत को न्योता दे दिया। वो लड़की आते ही राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है और जैसे ही राजीव उसे रोकने के लिए थोड़ा झुकते हैं, वो लड़की अपने पास मौजूद बॉम्ब का ट्रिगर दबा देती है। उस सुइसाइड बॉम्बर ने देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री को मार दिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा किया क्यों, और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के पास बॉम्ब लेके चला जाना इतना आसान नहीं होता है, तो इसकी प्लानिंग आखिर कब से चली? Well, ये जानने के लिए चलो वक्त में थोड़ा सा पीछे चलो। साल 1990 में जब इनकी मौत की कहानी रचना शुरू हुई, न्यूज और अखबारों में चारों तरफ सिर्फ एक ही खबर छाई हुई कि राजीव गांधी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पर ये बात टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE को खटक रही थी, क्योंकि ऐसा होना श्रीलंका में बैठे LTTE चीफ प्रभाकरन को जरा भी मंजूर नहीं था और इसीलिए उसने उनके कत्ल का पूरा हत्याकांड प्लान करना शुरू कर दिया। इस प्लान की शुरुआत होती है नवंबर 1990 जाफना श्रीलंका के जंगलों में से, जब तमिलियन आतंकी संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को ये चिंता सताई जा रही थी कि अगर राजीव वापस PM बनकर पावर में आता है तो LTTE की खैर नहीं, वो उनका वजूद ही मिटा देगा। और इसीलिए LTTE का चीफ वेलुपिलाई प्रभाकरन अपने 4 सहयोगी बेबी सुब्रमण्यम, मुथु राजा मुरुगन और शिवरासन के साथ मिलकर राजीव गांधी को मारने का प्लान बनाते। प्लान सिंपल था, तमिलनाडु में जाओ, छुपने की जगह ढूंढो, काम को अंजाम देने के लिए लोगों को रिक्रूट करो, बॉम्ब बनाओ और बस टारगेट को उड़ा दो। लेकिन ये सब बोलना जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल इस प्लान को एग्जीक्यूट करना भी, क्योंकि उन्हें एक सुइसाइड बॉम्बर, वीडियोग्राफर और बॉम्ब बनाने वालों को एक साथ हायर करना। अब पता नहीं कैसे, पर उन्होंने ऐसे लोगों को सिर्फ 2 महीनों में ही ढूंढ लिया जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। क्यों? बस फिर क्या होना था, उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1991 आते आते उनका पूरा प्लान एग्जीक्यूशन के लिए रेडी था और प्लान पक्का सक्सेसफुल हो ये टेस्ट करने के लिए उन्होंने 2 ड्राई रन्स भी किए। पहला राजीव की तमिलनाडु के मरीना बीच वाली रैली में, जहाँ पर धनु जो राजीव गांधी के फाइनल एग्जीक्यूशन में एक सुइसाइड बॉम्बर बनने वाली थी, वो स्टेज के एकदम नजदीक पहुंच जाती है, जहाँ से राजीव गांधी तक पहुंचना उसके लिए बिल्कुल आसान है। और दूसरा ड्राई रन VP सिंह की रैली, जिसमें धनु सिंह जी के ठीक उसी तरफ पैर छूती है जिस तरह वो फाइनल एग्जीक्यूशन में राजीव गांधी के छूने वाली थी। और बस जिसकी देरी थी वो था 21 मई 1991 के उस काले दिन, जिस दिन धनु अपने सिर पे अपने मौत का कफन बांधे अपने ड्रेस के अंदर बॉम्ब लिए निकल पड़ती है अपने मिशन में। और फिर इसके बाद जो हुआ तो भारत के इतिहास के काले पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका। हम अपने फॉर्मर प्रधानमंत्री को खो देते। और अब फ्रेंड्स चलो आ जाते हैं हमारे तीसरे और आखिरी असैसिनेशन पर, इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन। 31 तारीख ठीक 9 बजे इंदिरा गांधी अपने 1 सफदारजंग रोड कॉम्प्लेक्स वाले घर से निकलती है। उन्हें अपने घर के पास मौजूद कांग्रेस ऑफिस में जाना, जहाँ एक ब्रिटिश एक्टर एंड जर्नलिस्ट पीटर उस्टिनोव इंटरव्यू लेने वाले थे उनका, मगर मिसेस इंदिरा गांधी उस इंटरव्यू तक कभी पहुंच नहीं। क्यों
क्योंकि ऑफिस के गेट तक पहुंचते ही उनके खुद के ही गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। अब ये कैसे और क्यों हुआ? वेल, इस पूरे किस्से की शुरुआत होती है 1980s में, जब पंजाब के हर कोने में खालिस्तान मतलब कि इंडिया से टूटकर एक अलग ही पंजाब बनने की बातें चल रही। और ये खालिस्तानी लोग हथियारों के साथ मिलकर हरविंदर साहिब गुरुद्वारे यानी कि गोल्डन टेम्पल में पनाह लेके बैठे थे। अब इनकी ऐसी खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसमें इंडियन आर्मी का मकसद बिल्कुल साफ था, गुरुद्वारे में घुसो और अंदर मौजूद सारे खालिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करो। अब ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन ऑपरेशन के दौरान काफी सारे तीर्थयात्रियों की भी जाने चली, क्योंकि वहां पर मिलिटेंट्स को निकाला जा रहा था। तो कुछ लोगों को ये अटैक सही नहीं लगे, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में लोगों की मौतें हुई और सिखों के पवित्र स्थल का खंडन हुआ, जिसकी वजह से भारत में और पूरी दुनिया में इस घटना की काफी आलोचना की। और इस आलोचना का परिणाम था कि 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 की सुबह ठीक 9:08 पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिटेलिएशन में इंदिरा गांधी की जान गई। उनकी मौत के पीछे उन्हीं के खुद के गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह का हाथ। अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बेअंत सिंह तो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स टीम में पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। इनफैक्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय जब मिसेस गांधी का पीए आर.के. धवन ने बेअंत सिंह को ड्यूटी से हटाया, तब कुछ ही महीनों में इंदिरा गांधी ने खुद उसे वापस भर्ती करवाया। और उसी बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी पर अपने रिवॉल्वर से सबसे पहले 3 गोलियां चलाई। और फिर सतवंत सिंह ने, जो अपने गांव गुरदासपुर से रेडिकलाइज होकर आया, उसने अपने सब मशीन गन का पूरा राउंड इंदिरा गांधी के अंदर दाग दिया। अब यहाँ पर उसके बाद कुछ ही देर में इंदिरा गांधी के पीछे चल रहे दूसरे गार्ड्स भी आए और उन्होंने इन दोनों असैसिन्स पर गोलियां चलाई, जिसमें बेअंत सिंह की तो तुरंत उसी वक्त मौत हो गई, पर सतवंत सिंह को बुरी तरह घायल अवस्था में कैप्चर कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसने एक और आदमी का नाम लिया जो इस पूरे षड्यंत्र में मौजूद था, जिसका नाम था कहर सिंह। अब ये बंदा कौन था, ये तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इंदिरा गांधी के हत्या की वजह से भारत ने जो सहा वो सही बिल्कुल नहीं। उनके हत्या के बाद अपने पूरे देश में हड़बड़ और दंगे मचने लग गए। हर जगह पर सिर्फ सिख्स को मारा और काटा जा रहा था, जिसमें 3000 से ज्यादा सिखों ने अपनी जान गंवाई। एंड मेरे हिसाब से किसी भी देश के नागरिक के लिए सबसे शर्मिंदगी की बेकसूरों की हत्या जस्ट बिकॉज उसके समुदाय में से किसी ने किसी की हत्या की या फिर गलत काम किया। बट अगर देखा जाए तो इन असैसिनेशन से एक बात तो बिल्कुल साफ है, उस वक्त इंडिया की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये सबसे बड़ी हार कि ब्रॉड डे लाइट में इतने दिग्गज व्यक्तियों की जानें चली जाती। लेकिन ऐसे अटैक सिर्फ इंडिया में ही नहीं होते, बल्कि ग्लोबली होते और बार बार देखे भी गए। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन एफ कैनेडी, इब्राहिम लिंकन और जेम्स ए गारफील्ड, ये सारे यूएस के प्रेसिडेंट्स का असैसिनेशन। और यही वो वेस्टर्न कंट्रीज है जो ये कहती है कि इंडिया की सिक्योरिटी वीक है। अब आप ही बताओ, क्या इंडिया की सिक्योरिटी वाकई में वीक है? वेल फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट माय फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी नॉलेजेबल वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट 50% ऑफ। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म। हमने वीडियो में देखा कि कैसे कैसे अटेम्प्ट किए गए जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर, जो प्रोमिनेंट लीडर्स उनके ऊपर, और 2 अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल भी हो गया। इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का सक्सेसफुल हो गया। लकली नरेंद्र मोदी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर बच गए। सोचो उस समय क्या होता, कितनी भगदड़ मच जाती उस टाइम। मैं सोच रही हूँ कितना प्लान तरीके से किया गया। और वैसा जो सीन दिखा रहे थे जैसे मोदी जी का, वैसे तो एक मूवी भी है हॉलीडे में, ऐसे पता नहीं लोगों ने देखा, हॉलीडे है क्या, आई डोंट नो, उसमें सब लोगों ने वैसे ही करके मारा है। सब अलग अलग जगह पे प्लान करते हैं। मतलब ये कितने प्लान से इनका कितना ब्रेन वॉश हुआ होता है, मतलब, और क्यों करते हैं ये सारे, मतलब, और ये मतलब प्लान करते हैं, इनका कितना तगड़ा ब्रेन वॉश। उनको पता है कि पकड़े गए तो भाई क्या होगा, और पकड़े गए कुछ लोग तो सुसाइड, वो बताओ, वो जो एलटीटी की तरफ से था, वो जिसने राजीव गांधी जो लड़की बनी थी सुसाइड बॉम्ब, उसको ऐसा क्या बताया होगा, कैसे वो सुसाइड बॉम्ब, मतलब ऐसा क्या बताया होगा, क्या सिखाया होगा, मतलब कैसे वो हंट करते हैं उस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि वो तो पब्लिकली तो कर नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है जब मैं इस चीज़ को, इन सब का नेटवर्क कैसे चलता है, क्योंकि आम आदमी, हमें और आपको तो नहीं पता चलता ना कि इसका नेटवर्क कैसे चलता है, ये लोग कैसे होते हैं, ये हम आप जैसे ही होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन है इसमें से। अब 1 by 1 हम अगर हम बात करें
तो जो राजीव गांधी की जो हत्या की गई थी उस टाइम, तो मतलब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब इतना वेल प्लान तरीके से। और आप देख भी रहे, जैसे वीडियो में बताया गया कि उसने 2 बार ड्राई रन प्रैक्टिस किया। उस लड़की को समझ नहीं आया और उनको तमिलनाडु में जाके ऐसे लोग मिल भी गए कि मतलब जो इस तरह से मतलब किस मतलब गवर्नमेंट कैसे कैसे। अब तो मतलब पहले इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें, अब इंडिया में नंबर्स बहुत रिड्यूस हो गए हैं। गवर्नमेंट और हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं बहुत एक्टिवली काम करती है, क्योंकि हम बहुत कोऑर्डिनेट कर, हमने अब जीपीएस सैटेलाइट्स यूज़ करते, इसरो भी इसमें हेल्प करता है। हम दूसरे कंट्रीज से भी कोऑर्डिनेट करते हैं डाटा शेयर करने के मामले में। तो यही सारी, अब ये होता है ना कि जब आपकी कंट्री अनस्टेबल होती है, वीक होती है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होता, तो ये सब के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको पता है अभी क्या सिचुएशन बन रही है हमारे कंट्री में, बन रही है ना कि मतलब कि प्रोटेस्ट चल रहा है हिंदू मुस्लिम में, कोई इसमें फ़ायदा उठा के बम ब्लास्ट कर, अलकायदा धमकी दे ही दिया है। तो स्ट्रॉन्ग लीडर होने, अब वो स्ट्रॉन्ग लीडर है, स्ट्रॉन्ग एजेंसी है, तो बचाने की कोशिश करी। भाई अलकायदा की धमकियों को लाइट मत लेना भाई, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका ब्रेन वॉश हुआ रहता है। उन्हें बोल दे भाई कि ऐसा करोगे तो 72 उड़े भी लेंगे। आई डोंट नो क्या मिलती है उनको, उनको दर्द तकलीफ नहीं होता, क्यों करते हैं ऐसा। और और भी सब सारे यूएन वगैरह वो लोग चाह रहे हैं कि यूएन में इंडिया यूएन कंडेम करे इंडिया को। तो एक बात बताइए, ठीक है, इस्लामोफोबिया वगैरह पे कि इंडिया इस्लामोफोबिया में हेट स्पीच, अभी ओवैसी ने भी तो हेट स्पीच दिया, एफआईआर भी हुई है अभी दिल्ली में, तो उनके पे क्यों नहीं। फिर हम तो पता है ना, उनकी तो ग्रुप है ना 57 कंट्रीज़ के, वो तो चिल्ला सकते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो अपने आप में ये भी हमारे, हम अगर हिंदुओं के साथ बुरा होगा तो कौन बोलने आएगा। ना यूएन बोलता है, ना अमेरिका बोलता है, ना वेस्ट बोलता है, कोई नहीं बोलता। और उल्टा हम बोल भी नहीं सकते। आपको देखो ना, मतलब मैं इतनी सरप्राइज्ड हूँ, मैं क्या बताऊँ कि जो अमरनाथ की यात्रा के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 40,000 सोल्जर्स डिप्लॉय किए। उनको पता है ना कि ये जानबूझ के अब बदला लेना स्टार्ट करेंगे, तो जितने हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर आर्मी डिप्लॉय की जा रही है। सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ने उनको दोनों को हटा भी दिया, नोपुल शर्मा और जिंदल जी को दोनों को हटा भी दिया, उनको पनिश भी कर दिया उनको। अब क्या करे, उनको नहीं शांति भाई, उनको अब बदला लेना है, वो उसके पीछे। और जो लोग, मुझे पता नहीं किस तरह के लोग हायर भी हो जाते हैं। अभी पता नहीं कुछ दिन पहले मैंने भी देखा था कि केरला से कुछ औरतें ISIS में थी। कैसे चली जाती हैं वहाँ पे जाके, करती क्या है, इनका कितना मतलब। आप इंडिया में रहते हो, आपको समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो। आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। और कितना एक कितनी सटीक प्लानिंग। और जो इंसान ये काम कर रहा होगा ना, वो उल्लू नहीं होगा, बहुत दिमाग वाला इंसान होगा। वही मैं सोचती हूँ कि ऐसे इंसान अपना दिमाग अगर पॉजिटिव वे में लगाते तो क्या होता, देश कहाँ से कहाँ चला था। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ फालतू काम करने, ड्रामे करने। मैं तो सोचती, मैं तो मतलब बाकी सब तो बहुत पुराना है, राजीव गांधी का और इंदिरा गांधी का, लेकिन नरेंद्र मोदी 2013 की बात है। सोचो क्या हो जाता उस समय। और भाई जब इंदिरा गांधी वाला जो सीन हुआ था ना, उस टाइम जब उनके बॉडीगार्ड ने भाई उनकी हत्या कर दी, तो उसके बाद सिखों पे इतनी 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 दिक्कत आई थी ना। सिखों को जगह जगह पूरे दंगे हो गए थे, जगह जगह उनको मारा जा रहा था। कई सिख तो उसे बाल कटवा दे रहे थे कि पहचान में ना आए कि वो सिख है। बहुत दिक्कत हुई थी। और जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था खालिस्तान के लिए, उसमें अजीत डोभाल का भी बहुत बड़ा रोल था। वो वहाँ पे रिक्शे वाले बन के गए थे, तो रिक्शे वाले इधर वो मंदिर, वो जो गोल्डन टेम्पल के चक्कर लगाए इधर से उधर, तो वो जो खालिस्तानी उनको पकड़ लेते, पूछते कौन, तो बोलते मुझे पाकिस्तान ने भेजा है। तो वहाँ जाते, उनके साथ खाना वाना खाते, वो पॉइंट देख लेते किस किस पॉइंट से कौन कौन खड़ा, उनके पास कितने वेपन्स हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर सारी इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को देते हैं। तो इस तरह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। तो हमारी जब सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इस चीज़ में बहुत टाइट, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा भाई। उनके तो इतना रिस्क रहता है, वो भी आई नो कि हम ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, वो भी इतना रिस्क लेके काम करते हैं। कहना आसान है कि सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी थी क्या, पर आप सोच के देखो, अगर वो पकड़े गए तो यार गवर्नमेंट भी क्लेम नहीं करती कि वो मतलब इंडिया के। आप सोच के देखो, तो हम ऐसे नहीं ब्लेम कर सकते। वो भी अपना बेस्ट करती है भाई, उनके पास देशभक्ति का जज्बा इतना, तभी वो एक काम में आते हैं। आप सोच लो, कोई ऑर्डिनरी इंसान, हम आप उस पर नहीं जा सकते। बोलना आसान है, उतना प्रेशर, कभी पकड़े गए वो कितनी बुरी मौत ही नहीं देते आदमी, मौत की भीख मांगता है उस टाइम। आई डोंट नो, लेकिन
यही सारी चीज़ें चल रही हैं। आई विश कि भाई जितनी भी प्रॉब्लम्स इंडिया पे आ रही है सब निकल जाए और सब चारों तरफ पीस हारमोनी बने रहे। पता नहीं इन लोगों को ही भगवान जी अकल दीजिए, समझाइए कि ये सब से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और वीडियोस पे रिएक्ट करूं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।